अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो स्टूडेंट्स। तो आई एम नोमान हसन सिद्दीकी, यू नो दैट। और आज हम आपको, क्योंकि अक्टूबर नवंबर सीरीज़ में केमिस्ट्री का पेपर होना है और बहुत सारे बच्चे इस सीरीज़ में 2023 में अपेयर हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जो लास्ट पेपर हुआ है अक्टूबर नवंबर सीरीज़ का पेपर 1-2 वो आपको सॉल्व करके दिखाया जाए और एक एक क्वेश्चन आपको समझाया जाए। ठीक है, तो ये वीडियो ट्यूटोरियल बड़ा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए और 40 क्वेश्चन है, हम कोशिश करेंगे 1 घंटे में या थोड़ा से ऊपर टाइम में इसको सॉल्व करके दिखाएं और आपको क्वेश्चन 1 बाय 1 समझाएं। तो ये अक्टूबर नवंबर की सीरीज़ है जो अभी आफ्टर 2 मंथ्स पेपर होना है अक्टूबर में। पेपर वन तो खैर नवंबर में है, आई थिंक 11 नवंबर और 7 नवंबर को, आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट डेट। तो ये सॉल्व करते हैं और आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। पेपर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सीरीज़ है अक्टूबर नवंबर 22। लास्ट पेपर जो हुआ है टाइम 1 आवर, पीरियोडिक टेबल अवेलेबल है, कैलकुलेटर हाथ में, 40 मार्क्स का पेपर है ये। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द क्वेश्चन नंबर 1, विच पीस ऑफ एपरेटस वुड बी द मोस्ट सूटेबल फॉर मेजरिंग एग्जैक्टली 37 cm³ ऑफ एक्वस अमोनिया। की इज एक्वस अमोनिया स्टूडेंट? Aqueous means ammonia has been dissolved in water. So which is the most suitable apparatus? 4 options are there: 50 cm³ of burette या 50 cm³ of pipette, गैस सिरिंज और मेजरिंग सिलेंडर। देखो गैस सिरिंज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नाम से जाहिर है गैस सिरिंज इज़ फॉर कलेक्टिंग गैसेज। यहाँ पर एक्वस अमोनिया है, आप ये भी जानते हैं, वी नो दैट द एक्चुअल स्टेट ऑफ अमोनिया इज गैस, बस इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर, तो दैट इज़ वाई इट इज़ एक्वस अमोनिया। तो ये तो हटा दें। मेजरिंग सिलेंडर भी नहीं हो सकता बिकॉज इट इज़ नॉट सूटेबल राइट द मोमेंट, बिकॉज मेजरिंग सिलेंडर का इशू ये है कि वो आपके लिए जो सॉल्यूशन तैयार होते हैं वो उसके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। यहाँ पर हमें गैसोज स्टेट में अमोनिया को डिज़ोल्व करना था, तो जो सबसे मोस्ट सूटेबल एपरेटस बनेगा वो ब्यूरेट बनेगा। आपका क्या बनेगा? ब्यूरेट। पिपेट क्यों नहीं हो सकता? पिपेट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 25 cm³ होती है। तो जो मोस्ट सूटेबल एपरेटस होगा वो आपका होगा ब्यूरेट। ठीक है बेटा, तो इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात बहस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप अच्छे तरीके से, इसको रीड आउट करें, 1 मिनट के अंदर करना है। व्हेन आयरन reacts with dilute hydrochloric acid, hydrogen is formed. You know that metal react with acid. We know that metal जब भी एसिड से रिएक्ट करते हैं दे प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और विच मेटल, जो कि हाइड्रोजन से ऊपर होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, वो मेटल ये रिएक्शन करेंगे। अदरवाइज जो लेस रिएक्टिव मेटल हैं बिलो रिएक्टिविटी सीरीज देन हाइड्रोजन, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। ठीक है बेटा, तो वो कह रहे हैं कि इम्प्योरिटीज इन द आयरन मीन द सम हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस। हाइड्रोजन सल्फाइड इज एन एसिडिक गैस इज ऑल्सो प्रोड्यूस। इट इज एसिडिक गैस, याद रखना बच्चों, तो वो भी प्रोड्यूस होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड इज soluble in water. Water vapor can be removed from a mixture of gases using concentrated sulfuric acid. तो which diagram shows apparatus suitable to prepare pure dry sample of hydrogen? हमें इसका ड्राई सैंपल देखो, ये जो आपके पास गैस जार है राउंड बॉटम फ्लास्क, आयरन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें ऐड किया गया है और ऊपर से इसमें ये डिलीवरी ट्यूब के थ्रू गैस जाएगी। तो अब आप देखें ये एपरेटस सूटेबल नहीं है, दिस इज़ द रॉन्ग ऑप्शन। वाई? क्योंकि यहाँ पर जो लिड आपने ओपन कर दी, यहाँ पर क्लोज सिस्टम नहीं है, लिड नहीं लगी हुई, तो एवापोरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, वाटर इन होएगा। अगर आप तस्वीर को गौर से देखें, पिक्चर को, वहाँ पर जो आयरन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस। यहाँ पर ये एपरेटस बिल्कुल सही डिज़ाइन हुआ है और ये भी बिल्कुल सही डिज़ाइन। प्रॉब्लम आ रही है इस जगह पर, यहाँ पर बग इज़ मिसिंग।
ठीक है। ऑप्शन बी वैसे ही रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस होगी वो पानी में डिज़ोल्व ही नहीं हो रही। इट इज़ हेवियर देन एयर, तो उसको यहाँ नीचे जाना चाहिए, तो ये रॉन्ग डिस्क्रिप्शन है आपके पास। अब देखें, ऑप्शन सी को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बग मौजूद है। करेक्ट ऑप्शन, आयरन एंड HCl रिएक्ट, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस विथ हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि नीचे तक जा रही है, ये वाटर में डिजोल्व हो जाएगी। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। हाइड्रोजन गैस लाइटर देन एयर गोज अप, यहाँ पर जाएगी। जो थोड़ा बहुत पानी होगा यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। सल्फ्यूरिक एसिड की क्या गेम है? इट इज वाटर एब्जॉर्ब करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? वाटर एब्जॉर्ब्स। ड्राइंग एजेंट, इट इज ड्राइंग एजेंट, और यहाँ से प्योर हाइड्रोजन सिरिंज में आ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनता है सी। क्लियर टू ऑल। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा मजे का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग टेस्ट आर कैरिड आउट ऑन अ सैंपल ऑफ ग्रीन क्रिस्टल। याद करो बच्चों, अगर तुम्हें सॉल्ट एनालिसिस के नोट्स याद हो, और होने भी चाहिए, ग्रीन क्रिस्टल्स किसके बनते हैं अभी आगे बताएंगे। द क्रिस्टल्स आर डिजोल्व इन वाटर एंड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन। सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर रहे हैं टू द फर्स्ट पोर्शन, अ ग्रीन प्रेसिपिटेट। अगेन ग्रीन प्रेसिपिटेट याद करो। soluble in aqueous sodium hydroxide is formed. Then the solution formed is heated and a gas is produced which turn lime litmus paper blue. लिटमस पेपर को ब्लू कौन सी गैस करती है? याद करो, अमोनिया करती है। लिटमस पेपर को ब्लू कौन करती है? अमोनिया, बिकॉज इट इज अल्कलाइन गैस। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू द सेकेंड पोर्शन फॉलोड बाय एक्वस बेरियम नाइट्रेट, अ वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। Which 3 ions are present in the green crystal? Yes, anybody? अब देखो यहाँ से अमोनिया गैस निकली, तो आपके पास अमोनियम आयन मौजूद है, ठीक है। और ग्रीन प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन एक्सिस। ग्रीन ग्रे प्रेसिपिटेट या तो आयरन के होते हैं या क्रोमियम के होते हैं। आयरन इनसॉल्युबल होता है, क्रोमियम सॉल्युबल, तो ये ऑप्शन भी आपके पास ठीक है। और सल्फेट मौजूद है। क्यों सल्फेट मौजूद है? वाइट प्रेसिपिटेट बेरियम नाइट्रेट के साथ हमेशा कौन बनाता है? बेरियम सल्फेट। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ आपके पास ऑप्शन ए। ये रटने वाला सवाल था, इसमें आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। ऊपर के जो 2 क्वेश्चन थे वो थे आपके एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री से, टेक्निकल क्वेश्चन थे। आपका एक्सपेरिमेंट जो है हैंड बड़ा अच्छा होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका, लो भैया जी, ठीक है, लाइट चली गई थी हमारे पास। तो ये 3 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। आई एम वेरी होपफुल कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 फिर आपका एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। बड़ा मजे का क्वेश्चन है। चेंजेस ऑफ स्टेट अकर बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। गैस थी, लिक्विड में कन्वर्ट हुई, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, फिर वापस सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। तो विच चेंजेस आर अकरिंग एट P, Q, R एंड S। तो देखो P बॉइलिंग नहीं हो सकती, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, रॉन्ग ऑप्शन। Q मेल्टिंग, लिक्विड सॉलिड में जा रहा है, अगेन रॉन्ग ऑप्शन। लिक्विड सॉलिड में जाएगा तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज मेल्टिंग। R फ्रीजिंग, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, अगेन नॉट फ्रीजिंग। और S कंडेंसिंग, सॉलिड लिक्विड में जा रहा है, इट इज नॉट कंडेंसिंग। तो ऑप्शन है आपका टोटली रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट को देखते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, कंडेंसिंग, गैस से लिक्विड बनता है P, ये कंडेंसिंग बिल्कुल ठीक है। इट इज गैस को लिक्विड बनना कंडेंस। फिर लिक्विड से गैस, फिर P देखें Q, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग बिल्कुल ठीक, इट इज फ्रीजिंग। फिर सॉलिड से लिक्विड बॉइलिंग बिल्कुल ठीक है। और
एस मेल्टिंग है, एस सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन वैसे ही बी बन गया, बच्चों वाली बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं जल्दी से, आसान सा सवाल था। द टेबल shows information about some oxide structure. Simple oxide is simple molecular effect of water dissolved to form an acid, यानी कि आपका एसिडिक ऑक्साइड है। For which of the elements nitrogen, phosphorus, sulfur and silicon could this information about their oxide be correct? ठीक है, तो फॉस्फोरस एंड सल्फर ओनली। देखो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड एसिडिक होते हैं, लेकिन फॉस्फोरस के साथ एसिडिक ऑक्साइड नहीं बनते। नाइट्रोजन एंड सिलिकॉन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड भी दोनों एसिडिक नहीं है। फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर ओनली, ये जनाब आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 के। ये तीनों एलिमेंट एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी और सल्फर भी। ठीक हो गया। डिजोल्व टू फॉर्म एन एसिड, नाइट्रोजन ऑक्साइड को पानी में डिजोल्व करोगे, एसिडिक ऑक्साइड विथ फास्फोरस भी और सल्फर भी। बाकी कोई तीनों ए, बी और डी फिट नहीं बैठ रहे। फिर विच स्टेटमेंट अबाउट आयोडीन एटम्स एंड आयोडीन आर करेक्ट। अब आयोडीन बिलोंग्स टू ग्रुप 7, बोथ आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स are something else. Isotopes are atoms of same element having same atomic number but different masses. जब एटॉमिक नंबर सेम है तो उनका प्रोटॉन सेम है, जब प्रोटॉन सेम है तो उनका इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तो आयन बनता है इलेक्ट्रॉन की लूजिंग और गेनिंग से, तो ये ऑप्शन तो आपका वैसे ही रॉन्ग हो गया। दे अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन। अब आयोडीन एटम्स और आयोडीन आयन्स सेम केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकते। आयोडेड आयन का मतलब है नेगेटिव आयन, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और आयोडाइड इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है आयोडाइड आयन, अब वो वापस लूज करेगा। तो ये ऑप्शन बी भी फिट नहीं बैठ रहा। दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, करेक्ट आंसर। आयोडीन के जो प्रोटॉन है वही आयोडाइड आयन के होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन होगा, प्रोटॉन का आयन बनने से कोई लेना देना नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी, दे हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं, क्योंकि जब आयोडाइड आयन बनेगा तो वो गैसोस स्टेट में चला जाएगा। आयन्स आर ऑल गैस, आपको पता होगा। तो द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द टेबल कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट 4 सब्सटेंस, विच सब्सटेंस इज एन आयोनिक कंपाउंड। स्टेट एट रूम टेम्परेचर, आयोनिक कंपाउंड की रूम टेम्परेचर पर स्टेट कभी भी लिक्विड नहीं होती, वैसे ही गलत हो गया। सॉलिड होते हैं, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर। आयोनिक कंपाउंड कभी भी रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, वैसे ही गलत हो गया। सी सॉलिड होगा, कंडक्ट और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इन सॉल्युबल, ये सब के सब सॉल्युबल होते हैं, वैसे ही रॉन्ग हो गया। सॉलिड होंगे, किसी भी सूरत में करंट कंडक्ट नहीं करेंगे। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन, यस। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इन एक्वा सॉल्यूशन, यस। तो करेक्ट आंसर इज डी। बहुत आसान क्वेश्चन, आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। व्हाट इज द न्यूक्लियन नंबर 235, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूक्लियन नंबर मीन्स एटॉमिक मास, तो हमें इसकी गहराई में एटॉमिक मास और न्यूक्लियन नंबर आर सेम, मास नंबर आर सेम, 3 नेम्स आर गिवन, एटॉमिक मास, मास नंबर और न्यूक्लियर नंबर तो गिवन है 235, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 को एक्सप्लेन करते हैं। आयोनिक कंपाउंड, एन आयोनिक कंपाउंड हैज द फार्मूला Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वेयर व्हाट आर द चार्जेस ऑन द आयंस। देखो यार, एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप 3, इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 283, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, इसका चार्ज हो जाएगा +3 का। ठीक है। ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 8, ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 6, इट्स कॉन्फ़िगरेशन 2-6, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसका चार्ज हो जाएगा 2-। अब आप देख लीजिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है, एल्युमिनियम, तो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है आपका डी। बहुत सिंपल सी बात थी, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पर जाएंगे। विच 2 पेयर ऑफ एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स।
विच टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टूगेदर बाय द सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स। देखो द टू कार्बन एटम इन C2H4 मॉलिक्यूल्स और सेकंड पेयर देखते हैं इसका 10 कार्बन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम इन अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। देखो यार ऑप्शन ए में इथीन है, तो इसका कैसे बनेगा स्ट्रक्चर इथीन का? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन विद दिस कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन विद दिस कार्बन। सेकंड पेयर ऑफ एटम में देखो द कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम इन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरीके से। अब आपका क्वेश्चन क्या था, विच टू पेयर्स ऑफ एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेम नंबर ऑफ बॉन्ड, तो यहाँ पर सेम नंबर ऑफ बॉन्ड हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ कितने हो रहे हैं 1 2 3 4, डबल बॉन्ड दोनों तरफ मौजूद हैं। अच्छा ऑप्शन बी भी देख लो, 2 नाइट्रोजन एटम इन N2 मॉलिक्यूल, N2 का स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके से, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। द 2 हाइड्रोजन इन H2 बनता है इस तरह, तो ऑप्शन बी तो आपका वैसे ही रॉन्ग हो गया। सी देख लो, सी में जाएंगे ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन आएगी इस तरह बनता है। कार्बन एटम एंड 1 हाइड्रोजन एटम CH4 इस तरह बनते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। द 2 ऑक्सीजन एटम इन O2 मॉलिक्यूल ऑलरेडी आपको दिखा दिया, ऐसे बनता है द 2 नाइट्रोजन N2, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बन रहा है ए, क्योंकि वहाँ पर दोनों तरफ डबल बॉन्ड मौजूद हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। द 2 कार्बन एटम इन H2H4 मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड है, और द कार्बन एटम इन 1 ऑक्सीजन एटम, तो ये भी डबल बॉन्ड है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। विच टू पेयर्स ऑफ एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेम नंबर ऑफ बॉन्ड, द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इज ए, इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, boron trifluoride formula is given BF3 is a simple molecule. There are 3 covalent bonds like this. Each of these bonds is made by sharing 1 electron from the boron atom and 1 electron from a fluorine atom. ठीक है। What is unusual about the bonding in trifluoride का unusual क्या है? What is unusual about the bonding in boron trifluoride? It is unusual for a non-metal such as fluorine to form a covalent bond. बिल्कुल ये unusual नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है, नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएंगे। द बोरोन एटम इन ईच मॉलिक्यूल डज नॉट गेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ नोबल गैस। दिस इज अनयूजुअल पार्ट, दिस इज द अनयूजुअल पार्ट। मैं समझाता हूँ कैसे। अच्छा पार्ट सी पी देख लो, द कोवेलेंट बॉन्ड्स डू नॉट कंसिस्ट ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सारे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। द फ्लोरीन एटम इन मॉलिक्यूल डू नॉट गेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये भी बिल्कुल B11 सी और डी बिल्कुल ठीक बात है, ए भी बिल्कुल ठीक बात है, बी इज अनयूजुअल। इसका करेक्ट आंसर है बी, वाई। The boron atom in each molecule does not gain the electronic configuration of a noble gas, ये स्टेटमेंट अनयूजुअल है। देखो कैसे, what is the atomic number of boron? The atomic number of boron is 5, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 3 2 3 2 3, तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा। देख लो यहाँ पर अगर हम बॉन्ड बनाकर समझाएं आपको, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो कंपाउंड बन गया बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बट ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीटेड। 1 2 3 4 5 6 और बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज द अनयूजुअल थिंग अबाउट बोरोन। द बोरोन एटम इन ईच मॉलिक्यूल डज नॉट गेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ नोबल गैस। यस दिस इज द राइट स्टेटमेंट। यहाँ पर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरी नहीं हो रही, वेरी अनयूजुअल, नो लोन पेयर एट ऑल, तो दैट इज़ वाई दिस इज़ द अनयूजुअल अबाउट बोरन। थोड़ी सी ट्रिक बात थी इसमें, मुश्किल बात थी, और आई होप आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 12, विच इक्वेशन इज करेक्ट फॉर द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
रट्टे का क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक गैस, ये एसिडिक है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। इक्वेशन ए बैलेंस है बिल्कुल। बी देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस 2 वाटर। इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, बस ये देख लें, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो ये इक्वेशन बी तो बैलेंस ही नहीं है। सी को देख लो, 2 कार्बन 1 कार्बन, ये भी बैलेंस नहीं है। 2 कार्बन 2 कार्बन 2 to the 4 और 2 6 ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन बच रहा है आपके पास ए। ठीक है भाई, आसान सी बात थी, बहुत आसान, कोई इसमें इक्वेशन बैलेंस करना है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, विच मास ऑफ ऑक्सीजन गैस कंबाइन विथ एग्जैक्टली 16 ग्राम ऑफ सल्फर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। देखो यार, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, इसका टोटल मास है 64 ग्राम। कैसे? 32 ये और 32 ये, दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया? 64। अब 64 ग्राम बनाने के लिए ऑक्सीजन कितना ग्राम होना चाहिए आपके पास? 32 ग्राम। सिंपल इज दैट। क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास और सल्फर कितना होना चाहिए? 32 ग्राम। क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास 16 ग्राम सल्फर है, इसका हाफ कितना दे दिया? 16 ग्राम। तो ऑक्सीजन का भी हाफ चाहिए होगा, 32 ग्राम का हाफ कितना हो गया? 16 ग्राम। करेक्ट आंसर क्या बन गया आपके पास? सी। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या है? सी। समझ में आ गया? दोबारा समझो, 64 1 मोल का मास है सल्फर डाइऑक्साइड का, जिसमें सल्फर का शेयर कितना है? 32। ऑक्सीजन का शेयर कितना है? 32। वो कह रहा है सल्फर अब की दफ़ा हमने दे दिया 16 ग्राम, तो ऑक्सीजन भी, जब सल्फर हाफ हो गया तो ऑक्सीजन भी हाफ हो जाएगा। 32 का हाफ 16, ये आपका आंसर सी बन गया। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 14 पर जाएंगे हम। विच कंपाउंड इज एन एम्पेरिकल फार्मूला दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मोलिकुलर फार्मूला। बताओ भाई इसका आंसर 14 का। बहुत आसान। देखो, ब्यूटेनॉल का जो एम्पेरिकल फार्मूला है वही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा, कोई चेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि रेशो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, C4H10 हो, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी रेशो सिंपल है, 1:2 का रेशो है, मज़ीद सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया वाटर में। हाइड्रोजन ऑक्साइड का बन जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला HO, जो कि उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिफरेंट है, तो करेक्ट आंसर इज बी। कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों, अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखें, ये टाइट्रेशन का क्वेश्चन है और स्टोकियोमेट्री इन्वॉल्व विद डाइल्यूशन फार्मूला। नाउ क्वेश्चन इज दैट 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन 250 cm³ ऑफ वाटर इन अ ग्रेजुएटेड फ्लास्क. A 25 cm³ sample of this solution is titrated with 0.5 mole per dm³ hydrochloric acid. Which volume of hydrochloric acid is required to exactly neutralize the alkali? Acid base titration है। इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए कि whenever HCl acid react with strong alkali like sodium hydroxide, salt and water is produced. Salt and water is produced. अब लोग यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 4 ग्राम गिवन है, तो मोल निकाल लें आप सीधे सीधे। मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 डिवाइडेड बाय 40, तो ये कितने मोल आएंगे? 0.25 मोल। कितने मोल आएंगे? 4 डिवाइडेड बाय 40, 0.1 मोल। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल आए 0.1। इक्वेशन में भी 1:1 का रेशो है, अगर इसके मोल 0.1 तो HCl के मोल भी 0.1 मोल। तो एक तरफ तो ये बात क्लियर हो गई। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो, मोल 1:1 है और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन भी दी हुई है, तो आप सिंपल फार्मूला लगाइए कि कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूशन फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मोल मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस एक्सचेंज कर दें वॉल्यूम और कंसंट्रेशन को, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल विच इज़ 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड कॉन्सेंट्रेशन गिवन 0.5। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें, यू विल हैव आंसर। तो देखो बेटा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 0.5, आंसर कम्स 200 cm3। अब देखो यहाँ पर जो आंसर आएगा 200 cm3 आएगा, ठीक है, जो कि आंसर नहीं है। अब यहाँ पर आपने 250 cm3 का कितना लिया था, 25, 10 टाइम कम कर दिया, तो 200 cm3 का भी 10 टाइम कर दो, तो आंसर कितना आएगा 20 cm3। समझो ट्रिक को, ये 10 टाइम वॉल्यूम कम होगा तो एक्चुअल वॉल्यूम कितना आया HCl का 200 cm3, इसका 10 टाइम कम होकर कितना रह गया, कितना रह गया बच्चों, 20 cm3। द करेक्ट आंसर इज 20 cm3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बड़ा मज़े का और आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर मिक्स्ड टुगेदर, अ सैंपल ऑफ मिक्सचर इज इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। हम जानते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड मीन्स कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है, ज़्यादातर हम लोग ये यूज़ करते हैं, प्लेटिनियम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दीज आर वेरी एक्सपेंसिव। व्हाट आर पॉसिबल प्रोडक्ट्स एट ईच ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड। ठीक है, तो देखो यार, पोटेशियम और मैग्नीशियम, बोथ दीज टू मेटल्स आर वेरी हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज़। और अगर इलेक्ट्रोलिसिस का आइडिया हो तो पता है ना कि पोटेशियम और मैग्नीशियम कभी भी डिस्चार्ज नहीं होते, बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम रिएक्टिविटी दे ऑलवेज रिमेन इन द सॉल्यूशन, तो वो सॉल्यूशन में ही रहेंगे। तो इन दोनों के बदले कैथोड से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन, क्या निकलेगी, H2। सिमिलरली डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में ना तो क्लोरीन निकलेगी, क्लोरीन कभी भी नहीं निकलेगी, इसके बदले क्या निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या हुआ, एनोड से ऑक्सीजन और कैथोड से हाइड्रोजन, सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर। अब इलेक्ट्रोलिसिस जिसने अच्छी तरीके से पढ़ी हो उसको पता होगा, जब डाइल्यूटेड सोल्यूशन हो, कंसनट्रेटेड ना हो, तो हेलोजेंस डिस्चार्ज नहीं होते, उनके बदले ऑक्सीजन निकलती है, और इक्वेशन क्या बनती है एनोड पर, 4OH 2H2O, प्रोडक्ट साइड पर ऑक्सीजन गैस और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाते हैं। और हाइड्रोजन की क्या बनेगी, 2 हाइड्रोजन जाएंगे, वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और आपके पास हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ये इसका सीधा सीधा फार्मूला है। तो क्वेश्चन नंबर 16 इज़ क्वाइट इजी। 17 पर जाते हैं। अगेन इसको टाइम देंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा अच्छी तरह, टेक योर टाइम। 17, द टेबल गिव्स सम स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस एंड द रीजन वाई ईच स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बन रहा है, विच रो शोज अ करेक्ट स्टेटमेंट एंड द करेक्ट रीजन वाई द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक हो गया। अब देखो, ए aqueous copper 2 sulfate and aqueous copper 2 nitrate are suitable electrolytes when used to copper plate objects. Reason, both solution contain copper plus 2 and can transfer copper plus 2 ion and can transfer copper from the anode to the cathode. ऑप्शन बी को भी देख लेते हैं। ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड द कार्बन एनोड्स हैव टू बी रिप्लेस रेगुलरली। ये बिल्कुल ठीक बात लिखी हुई है। रीज़न क्या है, द एनोड्स ग्रेजुअली डिजोल्व इन द मोल्टन क्रायोलाइट। डिजोल्व नहीं होते, ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो कार्बन का एनोड है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ऑप्शन भी आपका वैसे ही गलत हो गया। तीसरा सी देख लेते हैं। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसनट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड द सेम प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। हाइड्रोजन आयन इज प्रेजेंट इन बोथ एक्वस सोल्यूशन। सेम प्रोडक्ट नहीं मिलती। कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड में एनोड पर क्लोरीन निकलती है और सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन। तो ये ऑप्शन भी आपके पास गलत हो गया।
डी को भी चेक कर लेते हैं। व्हेन एन एक्वस मिक्सचर ऑफ जिंक नाइट्रेट एंड कॉपर 2 सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइट जिंक इज फॉर्म ऑन द कैथोड, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देखो, व्हेन एन एक्वस मिक्सचर ऑफ जिंक नाइट्रेट एंड कॉपर 2 सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइट, जिंक इज फॉर्म ऑन द कैथोड। कैथोड के ऊपर मोर रिएक्टिव जाता ही नहीं है, कॉपर जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आपके पास सबसे सही आंसर है ए, क्योंकि कॉपर 2 सल्फेट और कॉपर 2 नाइट्रेट की जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं कॉपर प्लेटिंग करने के लिए, दोनों के पास कॉपर है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देंगे। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक हो गया। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा ये रीज़न। फिर क्वेश्चन नंबर 18, अगेन मजे का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन इलेक्ट्रोलिसिस का है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं, स्टूडेंट प्रोपोज 4 सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन स्कूल लैब, विच सेल वुड प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट वोल्टेज इन सेव वे। बात हो रही है सेव वे की, ये इसको भी जहन में रखना है। तो देखो, कॉपर और जिंक हाईएस्ट वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, कॉपर सल्फेट आपका इलेक्ट्रोलाइट है। बी के अंदर फिर कॉपर जिंक है और जिंक सल्फेट इस्तेमाल किया इस दफ़ा। फिर सोडियम और कॉपर, कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम एंड कॉपर। तो वो बोल रहा है लार्जेस्ट वॉल्यूम कहाँ प्रोड्यूस होता है, जहाँ पर दो मेटल्स के दरमियान में रिएक्टिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा हो। तो रिएक्टिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा या तो सी में है, सोडियम और कॉपर में, और मैग्नीशियम या कॉपर में। तो आपके पास ऑप्शन बचेगा सी और डी। तो सी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि सोडियम इज़ वेरी मच रिएक्टिव एंड नॉट सेफ। इलेक्ट्रोलिसिस विथ सोडियम इज़ नॉट सेफ। यू नो दैट सोडियम आर वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल, और जैसे ये सोडियम की रॉड पानी में जाएगी, इट क्रिएट सम एक्सप्लोजन एंड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस, विच इज़ क्वाइट डेंजरस इन स्कूल लैब। तो द मोस्ट सूटेबल आंसर इज़ डी, क्योंकि मैग्नीशियम की वाटर के साथ रिएक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी सोडियम के साथ है, और इसका रिएक्टिविटी डिफरेंस भी मैग्नीशियम और कॉपर का बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है। कॉपर और जिंक का रिएक्टिविटी डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए लार्जेस्ट वोल्टेज जो प्रोड्यूस होगा वो ऑप्शन डी में प्रोड्यूस होगा। क्लियर टू ऑल? ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गई होगी। इसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस का बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, देख लो बच्चों, बड़ा आसान क्वेश्चन है। नाइट्रोजन ऑक्साइड में फॉर्म in the atmosphere during lightning activity, the reaction is endothermic. endothermic means इसकी डेल्टा H होगी पॉजिटिव। which energy diagram is suitable is correct for this reaction? ठीक है, तो देखो भाई, इसमें एंडोथर्मिक है तो ए तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी नीचे जा रही है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी ऊपर होती है, तो ये तो ऑप्शन ए वैसे ही गलत हो गया। और आपका अल्लाह भला करे बी भी गलत हो गया, इसमें भी प्रोडक्ट को नीचे दिखाया हुआ है। अब तुम्हारे पास ऑप्शन बच रहा है सी और डी। तो इसमें सबसे सही आंसर जो सूटेबल डायग्राम है वो है डी, क्योंकि ये जो है बैरियर एंडोथर्मिक का ऊपर दिखाया गया है, बैरियर को ब्रेक करेगा, प्रोडक्ट अपर साइड पर है और रिएक्टेंट लोअर साइड पर है। तो जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन डी बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये भी कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। विच टू प्रोसेसेस आर बोथ एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक पूछ रहा है, कंबस्चन एक्सो होती है और क्रैकिंग एंडो होती है। तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। कंबस्चन एक्सो होती है, ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। क्रैकिंग एंड फोटोसिंथेसिस, क्रैकिंग भी एंडोथर्मिक है और फोटोसिंथेसिस भी एंडोथर्मिक है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें। फोटोसिंथेसिस में भी लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और क्रैकिंग में भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी टू ब्रेक कंपाउंड। रेस्पायरेशन आपका एक्सोथर्मिक चेंज है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ बच्चों? सी। तो ये भी आसान सा सवाल था, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 पर जाते हैं। स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन है, इस पर थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है इन टॉपिक्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे अब हम लोग? कितने हो गए? 20 करेंगे, 20। तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट है, कौन सा करेंगे भाई? हाँ 21 करेंगे, सॉरी क्या हो रहा है?
21. Magnesium reacts with dilute sulfuric acid. Equation is giving 1 mole of magnesium reacting with 1 mole of sulfuric acid producing 1 mole of magnesium sulfate and 1 mole of hydrogen. Which changes in the condition will result in the lowest rate of production of hydrogen. Lowest rate मालूम करना है. Lowest rate. भाई इसमें एसिड ए ऑप्शन दिया हुआ है, एसिड की कंसंट्रेशन कम कर दें, पार्टिकल साइज डिक्रीज कर दें और टेम्परेचर इंक्रीज, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, बहुत फास्ट. इसको छोड़ दें. इधर क्या करें, बी में एसिड की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज करें, पार्टिकल साइज को बढ़ा दें और टेम्परेचर भी डिक्रीज कर दें. ये ऑप्शन हो सकता है. सी को भी देख लें. कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो और टेम्परेचर इंक्रीज तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा. सी भी गलत हो गया. डी, एसिड कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे और पार्टिकल साइज इंक्रीज कर दो, तो क्योंकि एसिड की कंसंट्रेशन की वजह से भी ये ऑप्शन भी गलत हो गया, बड़ी हुई है. आपके पास सही ऑप्शन बच रहा है, कौन सा बच रहा है? सही ऑप्शन बच रहा है बी. एसिड की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज करो, पार्टिकल साइज भी इंक्रीज करो और टेम्परेचर भी डिक्रीज कर दो, तो ये रेट बहुत स्लो हो जाएगा. पार्टिकल साइज इंक्रीज करने का मतलब है बड़े लार्जर पीस लेंगे आप इंस्टेड ऑफ वेरी स्मॉल और पाउडर फॉर्म. तो करेक्ट आंसर क्या बना? बी. एसिड की कंसंट्रेशन कम कर दें, पार्टिकल साइज को इंक्रीज कर दें और काइनेटिक एनर्जी मतलब टेम्परेचर भी कम कर दें. ठीक हो गया. क्वेश्चन नंबर 22. Carbonates react with dilute acid to produce carbon dioxide gas and salt. A student uses excess carbonate and 100 cm cube of 0.1 mole per dm cube acid and measure the volume of gas produced at regular interval. The result give line X on the graph. The student repeats the experiment using 50 cm cube of 0.2 mole per dm cube acid while keep everything else the same. Which line shows the result for the second experiment? अब भाई देखो, पहले एक्सपेरिमेंट में वॉल्यूम कितना था 100 cm क्यूब और कंसंट्रेशन थी 0.1. सेकेंड टाइम उसने वॉल्यूम कम करके कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो क्या फ़र्क पड़ेगा रिजल्ट पर? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का? इसका आंसर आएगा बी. कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. करेक्ट आंसर इज़ बी. ये देख लें, सेम स्पीड के साथ जाएगा और ये एक्स की मोटी लाइन से मिल जाएगा. तो करेक्ट आंसर इज बी. ठीक है भाई, कोई फ़र्क नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा, सेम टाइमिंग. 23. इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फर इज converted into sulfuric acid. A catalyst is added to the reaction mixture shown in the equation. 2 mole of sulfur dioxide reacting with 1 mole of oxygen producing 2 mole of sulfur trioxide. What is the purpose of the catalyst? Purpose catalyst क्या करता है? स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन. अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो स्पीड अप करेगा. पॉजिटिव कैटलिस्ट आर कॉल्ड प्रोमोटर्स, जो कि स्पीड अप करते हैं, और ऐसे कैटलिस्ट जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को लोअर डाउन करते हैं, दे आर कॉल्ड इनहिबिटर्स. ये पॉजिटिव कैटलिस्ट हैं और ये नेगेटिव कैटलिस्ट है, याद रखना. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. तो कैटलिस्ट क्या करेगा? टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी रिएक्शन आपका उतना फास्ट हो जाएगा. ऑक्सीडाइज, इसका बाकी तीनों चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है. कैटलिस्ट का कोई लेना देना नहीं है. विच चेंज इन्वॉल्व रिडक्शन? यस, वेरी इजी. कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड. देखो, कैल्शियम कार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड में. ऑक्सीजन कम हो रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट. तो ये तो रिडक्शन हो ही नहीं सकती. कॉपर टू ब्रास भी ऑक्सीडेशन है, क्योंकि कॉपर में आप किसी और मेटल को या नॉन मेटल को ऐड करोगे. फिजिकल प्रोसेस है. फिजिकल प्रोसेस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूजुअली नहीं होती. ये एक फिजिकल चेंज है. फिर ईथीन टू पॉलीईथीन, अगेन ईथीन टू पॉलीईथीन, बॉन्ड टूट रहा है, इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है. जो सबसे सही आंसर है वो है सैंड टू सिलिकॉन. देखो, सैंड का फार्मूला क्या है? SiO2, और किस में कन्वर्ट हो रही है? सिलिकॉन में. ऑक्सीजन को क्या कर रही है?
रिमूव कर रही है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, तो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, अंडर सर्टन कंडीशन आयरन रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म आयरन 3 क्लोराइड। दिस इज द फार्मूला ऑफ आयरन 3 क्लोराइड। विच स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन इज करेक्ट? क्लोरीन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो क्लोरीन यहाँ पर रिड्यूस हुआ है, चार्ज क्लोरीन का था 0, यहाँ पर हो गया माइनस, तो खुद रिड्यूस हुआ है, तो ऑफ कोर्स ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो ऑक्सीडाइज होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो रिड्यूस होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन रहा है। फिर भी देख लें, आयरन गेन्स इलेक्ट्रॉन, आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, ऑप्शन बी रॉन्ग हो गया। आयरन इज रिड्यूस्ड, आयरन इज ऑक्सीडाइज, चार्ज 0 से प्लस हुआ है। यहाँ फेरिक का चार्ज 0 था और यहाँ पर प्लस हो गया, तो ऑक्सीडाइज हुआ है। दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, 100% ये रेडॉक्स रिएक्शन है। तो करेक्ट आंसर क्या बन रहा है क्वेश्चन नंबर 25 का? ए, क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज रिड्यूसेस इटसेल्फ। अरे 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 26 पर आ जाएं भागते दौड़ते। द इक्वेशन अगेन, फिर ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस आ गया है, -196 किलोजूल पर मोल एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच चेंज वुड मूव द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू लेफ्ट। देखो यार, इस इक्वेशन को समझते हैं हम लोग पहले तो। सल्फर डाइऑक्साइड गैसुअस स्टेट में है, ऑक्सीजन भी गैसुअस स्टेट में है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैसुअस स्टेट में है। यहाँ पर कितने मोल हैं? 2 मोल, और यहाँ पर टोटल मोल कितने हैं? 3 मोल। और गैसेस का जो प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मोल्स के ऊपर। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 26 के अंदर कि आपको विच चेंज वुड मूव द पोजीशन इक्वल टू लेफ्ट, लेफ्ट पर लेकर जानी है। तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट पर लेकर जानी है तो राइट पर चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो इसका क्या है? एडिंग मोर ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन ऐड करोगे तो रिएक्शन आपका राइट डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। रॉन्ग ऑप्शन। इंक्रीजिंग द प्रेशर, अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड ज़्यादा है। जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन पे, आपको लेफ्ट पे लेके जाना है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे हीट लॉस ज़्यादा होगा, लेस सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगी, इक्वेशन आपका रिवर्सिबल उधर चला जाएगा लेफ्ट साइड पर। तो सी भी गलत हो गया। अब आपके पास 26, ये देख लेते हैं, नहीं एक्सक्यूज़ मी, एक मिनट, सी को दोबारा देखते हैं। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यस, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एक्सोथर्मिक चेंज है, हीट लॉस ज़्यादा होगा। हीट लॉस ज़्यादा होगा तो आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड कम बनेगा। जब सल्फर ट्राइऑक्साइड कम बनेगा तो आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन पे। कहाँ पर डायरेक्शन पे? लेफ्ट डायरेक्शन पर। तो इसका सही आंसर है सी। डी को भी देख लेते हैं। रिमूविंग सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड निकालते रहोगे, मोर एंड मोर ये रिएक्ट करते रहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, और आपका इक्विलिब्रियम चला जाएगा राइट साइड पर। तो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है सी। नाउ 27, बहुत ही आसान। द टेबल शोज द pH values of some substance that can be consumed by humans. P pH value 6.6 है, Q 3.1, R 10.4, और which statement about these substances correct? P is alkaline, P is alkaline, 6.6 है और ये 7 से कम है, तो बहुत ही एसिडिक है, वीक एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन ए रॉन्ग। Q हैज़ द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, 3.1 है pH वैल्यू, इसका मतलब है काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो ये ऑप्शन भी गलत। R कैन न्यूट्रलाइज एक्सिस स्टमक एसिड, अब ये इसकी pH वैल्यू है R की 10.4, 10.4 का मतलब है मोर देन 7, तो ये बेस है, तो ये स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। डी भी देख लेते हैं। एस हैज़ अ pH वैल्यू क्लोजेस्ट टू न्यूट्रल, न्यूट्रल से क्लोजेस्ट नहीं है, 0.8 का डिफरेंस आ गया, क्लोजेस्ट है 6.6, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है आपके पास? सी। कौन सा? सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत ही आसान बात थी, कोई इसमें लंबी चौड़ी भेद नहीं है। 28 पर जाएंगे, किस पर जाएंगे? 28।
सॉल्यूशन एक्स को ऐड किया एक सॉलिड सॉल्ट में जिसने गैस वाई को इवॉल्व किया। गैस वाई डिजोल्व इन वाटर रिजल्टिंग इन ए सॉल्यूशन विद द pH ऑफ लेस देन 7। लेस देन का मतलब है एसिडिक गैस है। व्हाट आर द पॉसिबल आइडेंटिटीज ऑफ एक्स एंड वाई। गैस निकली अमोनिया, हो ही नहीं सकता, ऑप्शन है रॉन्ग। गैस निकली कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की pH लेस देन 7 है तो ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन एक्स देखो क्या था, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब भी वाटर में डिज़ोल्व करोगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व नहीं होती। डाइल्यूट एसिड कभी भी हाइड्रोक्लोरिक अमोनिया नहीं निकालेगा। तो करेक्ट आंसर क्या बच रहा है कि एसिड को जब भी आप 28 के एसिड डाइल्यूट एसिड है सॉलिड सॉल्ट में डाला, गैस वाई डिजोल्व इन वाटर विद द pH ऑफ लेस देन 7, तो ये इसका सही आंसर बन रहा है। क्या बन रहा है? डी। सही आंसर क्या बन रहा है? डी। डाइल्यूट एसिड सॉलिड सॉल्ट में ऐड किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ये सबसे सही आंसर है। ठीक है, बाकी मैंने 3 बता दिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिजोल्व करके अमोनिया नहीं इवॉल्व करेगा। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व नहीं करेगा। डाइल्यूट एसिड भी अमोनिया इवॉल्व नहीं करेगा। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की तरफ। विच सब्सटेंस रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रिपरेशन ऑफ अ प्योर सैंपल ऑफ लेड टू सल्फेट। तो इसमें सबसे आसान बात हो गई, रट्टे वाली बात है, आपको याद करना पड़ेगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। लेड फॉयल सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करेगी। पाउडर्ड लेड टू कार्बोनेट जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड में जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्ट प्रोड्यूस कर देगा, लेड टू सल्फेट नहीं बनेगा। और पाउडर लेड टू ऑक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड से, डी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, लेड टू ऑक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, आपको बनाना क्या है? लेड टू सल्फेट, तो वो रिएक्शन फिजिबल ही नहीं है जनाब। सबसे फिजिबल रिएक्शन है लेड टू नाइट्रेट, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, ये भी आपको याद करने पड़ेगा, मेमोराइजिंग वाला क्वेश्चन है। 30 अ प्योर सैंपल ऑफ सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड by filtration followed by evaporation of the filtrate. Which pair of reagent would produce the salt? Copper and HCl, कॉपर क्लोराइड बनेगा, कॉपर क्लोराइड। एक्सिस कॉपर टू कार्बोनेट एंड HCl, एक्सिस कॉपर टू कार्बोनेट एंड HCl, कॉपर टू कार्बोनेट CO3 प्लस HCl क्या बनेगा? 2HCl कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन फिजिबल है। सिल्वर नाइट्रेट और HCl कभी भी कॉपर नाइट्रेट और HCl कॉपर क्लोराइड बना देंगे, प्रेसिपिटेट बनेगी, प्रेसिपिटेट बनेगी। फिल्ट्रेशन तो हो जाएगी, एवापोरेशन नहीं होगी, एवापोरेशन। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड बनाएगा तो उसमें फिल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब तुम्हारे पास चॉइस बच रही है ए और बी में, ए और बी में। तो कॉपर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बनाएगा? कॉपर क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। कॉपर क्लोराइड भी फिल्टर नहीं हो सकता, फिल्टर नहीं हो सकता, तो ये क्या बचा? बी। कॉपर क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। एक्वस कॉपर टू कार्बोनेट HCl, तो करेक्ट आंसर इज बी। फिर 31 पर आए। विच सेट ऑफ कंडीशन यूज इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। बहुत आसान, टेम्परेचर रखना है 400 से 500 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 2 और वेनेडियम। सी, बहुत ही आसान, इसका आंसर है सी, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। 32 कहाँ गया? पार्ट, अरे पार्ट ऑफ द periodic table is shown. Which substance is unreactive gas in the atmosphere? बहुत ही आसान, इंतहाई आसान। नोबल गैसेस के पोर्शन में जाओ, डी। कोई इसमें लंबी चौड़ी बात ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। 32 का डी। 33 पर आ जाएं जल्दी से। Iron is obtained in the blast furnace from the ore hematite. Which statement is correct? अब ये भी रट्टेबाजी वाला है। कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड
टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटी। हम कैल्शियम कार्बोनेट, कोक इज रिड्यूस टू कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीडाइज होता है तो बी ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। हेमेटाइट इज ऑक्सीडाइज बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी रिडक्शन प्रोसेस है। हेमेटाइट अंडरगोज थर्मल डीकम्पोजिशन, हेमेटाइट की थर्मल डीकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है। करेक्ट आंसर बचा आपके पास 33। 34 पर जाएंगे। पोल्यूशन में कॉज्ड बाय ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, विच स्टेटमेंट कैन ईच, विच एलिमेंट्स कैन ईच फॉर्म मोर देन वन ऑक्साइड, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, कार्बन। हेलो, पोल्यूशन में कॉज 34 पर है ना हम लोग। वेट वेट वेट, हेलो 34, सॉरी कॉल आ गई भाई, क्या करें। एक मिनट ये आंसर दे दूं भाई। यस, बच्चे हैं पढ़ने वाले, इसलिए वो पूछते हैं कब आएंगे। 33, 34 पर जाएंगे हम लोग। पोल्यूशन में कॉज्ड, क्या हो गया, थर्टी फोर, यस। पोल्यूशन में कॉज्ड बाय ऑक्साइड ऑफ कार्बन, विच एलिमेंट्स कैन ईच फॉर्म मोर देन वन ऑक्साइड। देखो कार्बन भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बनती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी बनती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनती है। तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही है, तीनों बनाते हैं भाई। ठीक है, तो इसमें भी कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं थी। 34 हो गया। 35 पर आएंगे। आ रिवर रन्स थ्रू एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज यूज फॉर ग्रोइंग कॉटन, द कॉटन फार्मर अप्लाइड अ लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर टू देयर फील्ड, दिस कॉज यूट्रिफिकेशन इन द रिवर वाटर। रट्टे वाला क्वेश्चन है, याद करो। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो डिक्रीज लेवल ऑफ मिनरल सॉल्ट कॉज द एट्रोफिकेशन, नो। डिसैलिनेशन ऑफ द रिवर वाटर अगर नहीं। इंक्रीज लेवल ऑफ फॉस्फेट एंड कॉज द एट्रोफिकेशन, फॉस्फेट। सबसे सही आंसर है सी। अब यार देखो, अब ये ऑर्गेनिक के पोर्शन शुरू हो गए। 36, 37, 38, 39, 40, ये 5 सवाल ऑर्गेनिक के हैं। चेक करते हैं। विच कंपाउंड इन अल्केन, अल्केन का जनरल फार्मूला याद है, CnH2n+2। अल्कीन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आर द फंक्शनल ग्रुप। तो विच कंपाउंड इज एन अल्केन। अब तुम यहाँ पर इसको डिस्प्लेट करके देखो सारे कंपाउंड्स को। ए पर जाते हैं तो CH2 से तो शुरू ही नहीं होगा, तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरे वाले को ओपन करो। तो बी को ओपन कर रहा हूँ मैं, बी को देखो CH3। ठीक है, CH3, फिर CH के साथ ब्रैकेट में CH3 ब्रांच में आ जाएगा। ठीक हो गया, CH3 ब्रांच में आ जाएगा। फिर क्या था, CH3। तो भाई यही अल्केन लग रहा है मुझे तो। 2 मिथाइल प्रोपेन, थर्ड भी देख लो, सी भी देख लो। 2 CH बीच में आ गए, पॉसिबल नहीं है। और डी भी देख लो, डी का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ सी के ऊपर। अच्छा, कॉर्नर पर CH2 पॉसिबल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर बन रहा है बी ही बन रहा है। ठीक है, तो 36 आसान था, 36 का सही आंसर है बी। 37 पे चले जाते हैं। बहुत मज़े का क्वेश्चन है, बड़े मज़ेदार। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको गलत करते हैं। देखो भाई, C4H9OH ये ब्यूटेनॉल है। 36 का आंसर बी है। 37 ब्यूटेनॉल ने XO2 से रिएक्ट किया, YCO2 बना। इस इक्वेशन को बैलेंस कर लो, बता देता हूँ दोबारा लिखकर। सही है, ये देखो C4H9OH प्लस O2 क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो कार्बन 4 थे, यहाँ पर भी 4 हो गए। हाइड्रोजन कितने थे, 9 और 1 10, तो यहाँ 5 हो गए। 5 2 10। ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 2 12 और 5 13, तो यहाँ पर एक पहले से। ये लो भाई, बैलेंस हो गई। तो अब y की वैल्यू कितनी आई, 6, x की वैल्यू आई 4 और z की वैल्यू आई 5। तो क्या बना, 6 4 5, 6 4 5, डी ऑप्शन। 37
डी 6 4 5। ईजी बैलेंसिंग आनी चाहिए। 38 प्रोपेनोइक एसिड रिएक्ट विथ कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज प्रोड्यूस द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन आर कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट। व्हाट इज द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन? भाई प्रोपेनोइक एसिड का फार्मूला पता होना चाहिए। प्रोपेनोइक एसिड का फार्मूला होता है C3H7COOH। अब देखो भाई, ये तो आपके पास या तो अब आपके पास ऑप्शन सी होगा या डी होगा। सबसे 38 का प्रोपेनोइक एसिड, नहीं मैंने ही फार्मूला गलत लिख दिया भाई साहब। प्रोपेनोइक एसिड में प्रोपेन 3 कार्बन होंगे ना, तो एक कार्बन आएगा C2H5, ये है फार्मूला। C2H5COOH, 2 कार्बन और एक 3 कार्बन, ये है प्रोपेनोइक एसिड। तो तुम्हारे पास ऑप्शन सी और डी तो वैसे ही गलत हो गए, बचा ए और बी। अब इक्वेशन को सिंपल बैलेंस करना है। इक्वेशन को बैलेंस करना है तो 4 कार्बन ए को समझा रहा हूँ। 4 कार्बन ए में तो प्रोडक्ट साइड पर भी 4 और 1 5 कार्बन, यहाँ पर भी 4, तो 5 और 1 6 to the 12 हाइड्रोजन, 5 to the 10 और 12 हाइड्रोजन। अब कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 1 और 1 2, यहाँ पर कितने कार्बन हो रहे हैं? 2। तो ये ऑप्शन है तो वैसे ही गलत हो गया, बैलेंस नहीं है। तो सही ऑप्शन बचा बी। बी बिल्कुल बैलेंस है, बी बिल्कुल 100% बैलेंस है। आप खुद चेक करेंगे, आप खुद चेक करेंगे। 38 का आंसर है बी, समझा दिया मैंने, बाकी क्यों नहीं है। 39 which row shows all the element in the polymer listed? नायलॉन, पॉलीइथीन और टेरिलीन, ABCD। तो देखो नायलॉन का फार्मूला याद करो, इथीन C2H4, टेरिलीन में तो कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन, और ये बिल्कुल सही है डी ऑप्शन। इसका सही आंसर है डी। ए क्यों नहीं है? कि नायलॉन में ऑक्सीजन मिसिंग है, ठीक है, और पॉलीइथीन में ऑक्सीजन नहीं होता, टेरिलीन में नाइट्रोजन नहीं होता। बी क्यों गलत है? कि नायलॉन में ऑक्सीजन नहीं होती, हाइड्रोजन नहीं होती, पॉलीइथीन में चेक कर लो आप, और टेरिलीन में भी मसला है, नाइट्रोजन नहीं होती। तो सबसे सूटेबल आंसर बन रहा है डी। अब 40 पर आ जाएं। किस पर आ जाएं? भागते दौड़ते लास्ट क्वेश्चन 40। अल्हम्दुलिल्लाह। द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीअमाइड इज शोन। पॉलीअमाइड का पार्शियल, विच मोनोमर्स विच प्रोड्यूस दिस पॉलीमर? हाँ भाई, कौन सा प्रोड्यूस करेगा? बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। 1 2 3। हाँ भाई, अमाइड लिंकेज है और कार्बोक्सिलिक एसिड लिंकेज है। अमाइड लिंकेज और कार्बोक्सिलिक एसिड किसमें है? 2 तो हटा ही दो, 3 भी हटा दो। आसान सी बात है, क्या बच रहा है आंसर? ए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पेपर सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यही मेरा सिम वाला नंबर भी है, 0333274098 नौमान हसन सिद्दीकी मेरा नाम है। कोई किसी भी किस्म की क्यूरीज़ हो, कुछ आपको पूछना हो, कोई असिस्टेंट चाहिए हो अक्टूबर नवंबर सीरीज़ या आगे के लिए, आई एम 16 आवर अवेलेबल आउट ऑफ 24। 16/24 आवर में अवेलेबल हूँ, 8 घंटे बस नेट बंद होता है। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। उम्मीद करता हूँ ये ट्यूटोरियल बहुत काम आएगा आपके और बड़ी आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।